ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की इस क्लास के अंदर जो एनसीईआरटी रिव्यू की हमारी सीरीज है उसका लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। टर्म फर्स्ट के लिए आप जैसा पता है आपको कि 7 चैप्टर आने वाले हैं और हमने ये 7 डे का प्लेज किया था, बट कुछ कारणवश जो है ये थोड़ा सा डिले हुआ। थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा और ज़्यादा आप बोल सकते हो कि काफ़ी लेट हुआ। बट कोई बात नहीं, इसका वन शॉट आज मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, एक बेस्ट वे में रिवीजन करवाने वाला हूँ। और दी बेस्ट ये रिवीजन आप लोगों के लिए रहेगी। डिटेल्ड वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड है और इसकी हेल्प से आप बहुत जल्दी अपना चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। और साथ में बहुत बड़े सरप्राइज चैनल पर आने वाले हैं, तो जल्दी से बस शेयर करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये जो चैप्टर है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। अगर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे अगर एलसीआर सर्किट पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड हमारा इंडक्टर कैपेसिटर रजिस्टर ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि अगर आप एलसीआर कर रहे हो तो वो चीज़ें पहले से ही आ रही होंगी तुम्हें। ठीक है ना? तो मतलब इतना मुश्किल ये चैप्टर नहीं रहने वाला। बढ़िया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चन इसमें से देखे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 12th फिजिक्स को हम करने वाले हैं, मतलब उसका चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और ये टर्म फर्स्ट के लिए चैप्टर नंबर 7th है, मतलब लास्ट चैप्टर है टर्म फर्स्ट का। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ पढ़नी होती है? सबसे पहले हमें पढ़ना होता है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। मतलब हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कॉमन चीज़ ही पढ़ ली यहाँ पे कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का क्या मतलब होता है। यहाँ पे चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो, दोनों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज वन हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली, जिसका मैग्नीट्यूड लगातार चेंज होता है। जैसे ये मैग्नीट्यूड क्या है? लगातार चेंज हो रहा है। ये मैग्नीट्यूड है, लगातार चेंज हो रहा है, मतलब जो वैल्यू है वो लगातार चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली विद द टाइम बिटवीन जीरो एंड ए मैक्सिमम वैल्यू। मतलब टाइम यहाँ पे देखो, हमने ये जो ग्राफ लिया है यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे करंट की वैल्यू का मैग्नीट्यूड है, मतलब करंट की वैल्यू है। तो ये बोल रहा है कि जीरो से लेके मैक्सिमम टाइम तक जो करंट है वो लगातार उसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है। और डायरेक्शन की बात करें, हुज डायरेक्शन रिवर्स पीरियोडिकली, मतलब एक पीरियड के बाद जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। जैसे कि ऊपर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइकिल में, यहाँ पे नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव, इसी तरीके से ये चलती रहती है हमारी इक्वेशन, मतलब इस तरीके से हमारी वेव फॉर्म ये चलती रहती है। अब यहाँ पे आपसे कोई करंट पूछे तो आपने सिंपली बोल देना है कि अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो और जो डायरेक्शन है वो एक पीरियड के बाद चेंज हो। ठीक है? तो अगर हम टाइप्स ऑफ करंट देखें, इसको देखें, अगर हम टाइप्स ऑफ करंट को देखें, तो टाइप्स ऑफ करंट हमें कितने तरीके के पढ़ने हैं? 4 तरीके के पढ़ने हैं। ठीक है? तो एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको अभी हमने पढ़ा है। एक होता है डायरेक्ट करंट, जिसको अभी पढ़ा है। डायरेक्ट करंट नहीं पढ़ा है। डायरेक्ट करंट मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? डीसी करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीसी करंट भी हम लोग बोल रहे होते हैं इसको। ओके, एक होता है आप लोगों के पास वेरिएबल करंट एंड एक होता है आप लोगों के पास पल्सेटिंग करंट। ठीक है? चलिए, तो भी हम कौन सा करंट पढ़ेंगे? हम एक ही ग्राफ के अंदर इन सारे करंट को पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास ये एक ग्राफ है, ये देखिएगा, दिख रहा है शायद से, हाँ, ये एक ग्राफ है। इसमें मैं पहले करंट की अगर बात करूं, तो करंट और टाइम के बीच में एक ग्राफ हमें दिया गया है। इस ग्राफ को देखो, इसमें वैल्यू क्या हो रही है? लगातार उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन एक पीरियड के बाद जा रही है, चेंज हो रही है, तो उसको अल्टरनेटिंग करंट बोल रहे हैं। कौन सा करंट बोल रहे हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ओके, दूसरी बात अगर हम देखें, ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखें, तो ये देखिए इस तरीके का करंट, जिसमें क्या होता है कि ऐसा हो कि डीसी होता और साथ में थोड़ा सा एसी मिक्स हो, तो वो होता है आप लोगों के पास पल्सेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। डायरेक्ट करंट वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। एंड एक होता है वेरिएबल करंट। कौन सा करंट होता है? वेरिएबल करंट। अब ये जो वेरिएबल करंट है आप लोगों के पास, इस वेरिएबल करंट में हमें देखो, कई बच्चे वेरिएबल को और अल्टरनेटिंग को एक जैसा करंट बोल देते हैं। तो भाई ये एक जैसा करंट नहीं होता है, मैं आप लोगों को बता दूं। क्योंकि देखो, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का मतलब है इसकी वैल्यू का कुछ नहीं पता, कब इंक्रीज हो रही है कब डिक्रीज हो रही है, कोई फिक्स टाइम इंटरवल में ये इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है। तो इसलिए हम इस करंट को क्या नाम बोलते हैं? इस करंट को बोलते हैं हम वेरिएबल करंट। कौन सा करंट बोलते हैं? वेरिएबल करंट हम इसको बोलते हैं। ओके, चलिए, अभी यहाँ पर हम देखिए, इस ग्राफ में अगर हम देखें,
तो करंट यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है, जिसको हम आई नोट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? आई नोट। हम इसको आई एम भी लिख रहे होंगे कई जगह। तो इस आई नोट या आई एम को हम क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पीक वैल्यू बोलते हैं। मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है करंट की ये, जो वो इस साइकिल में अटेन करता है। ठीक है, कौन सी वैल्यू होती है ये? मैक्सिमम वैल्यू होती है। कौन सी वैल्यू होती है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ आई एंड वी, मतलब जो करंट की इक्वेशन होती है हमारे पास, वोल्टेज की इक्वेशन होती है, वो किस तरीके से होती हैं वो देखते हैं। देखो भाई ध्यान से, हमने यहाँ पे बोला कि आई या वी की इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे। अभी आपने जो देखा कि अल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी वेव फॉर्म कैसी है? साइनोसॉइडल है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये साइनोसॉइडल फॉर्म में हो, मतलब आप इसको कोसाइन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कॉस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जैसे अगर हम देखें, मेनली हम जो बुक्स में पढ़ते हैं या मतलब जो हमने इससे पहले जनरेटर पढ़ा है, तो जनरेटर की जो इक्वेशन होती है वहाँ पर हमें क्या मिलता है? साइन मिलता है। तो इसलिए हम इसको साइनोसॉइडल फॉर्म ही बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी करंट इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं हम, देखिएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से। ये जो ओमेगा टी है ये कौन है? ये एंगल है। ये कौन है? एंगल है थीटा, जिसको हम ओमेगा टी लिख रहे हैं। एंड व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अब ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं? 2π/t से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2π फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/t इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहली बात करते हैं कि टी क्या होता है। यहाँ पे चलते हैं, पहले थोड़ा सा इसको मिनिमाइज। देखिएगा, टी की अगर हम बात करें तो टी क्या है? कैपिटल टी, जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, ये क्या है? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ वेरिएशंस इज कॉल्ड द पीरियोडिक टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? पीरियोडिक टाइम बोलते हैं, या फिर टाइम पीरियड कैपिटल टी बोलते हैं। मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड टी। ठीक है, चलिए, तो वैल्यू को मतलब इक्वेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 2π फ्रीक्वेंसी टी से, या फिर 2π कैपिटल टी और स्मॉल टी से आप लिख सकते हैं। अभी इसी तरीके से आप वोल्टेज की इक्वेशन को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आई नोट था, वैसे यहाँ पे वी नोट होगा। ठीक है, सो वी नोट क्या है? पीक या फिर मैक्सिमम वैल्यू होती है किसकी? करंट की। करंट नहीं लिखना यहाँ पे, यहाँ पे आई नोट भी लिखो साथ में, तो इसको हम लिखेंगे करंट एंड वोल्टेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? करंट एंड वोल्टेज लिखेंगे इस तरीके से। क्लियर? चलिए, तो जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, वो होती है हर्ट्ज में। टाइम पीरियड होता है आप लोगों के पास, वो तो आपको पता ही है कि किस में होगा। ठीक है, अब अगर हम करंट की एवरेज वैल्यू देखें, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पूरी वेव फॉर्म ख़त्म होती है। तो इस वेव फॉर्म को अगर हम कंप्लीट करने में एक टाइम ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं टाइम पीरियड टी। अब अगर मैं इस करंट की एवरेज वैल्यू निकालूं, तो भाई एक प्लस का है और एक माइनस का है। मतलब अगर मैं बोलूं एक है -5 और एक है +5, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो इसका मतलब जो एवरेज वैल्यू होती है, क्या होती है? एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ओवर ए कंप्लीट साइकिल, वो कैसी होती है? वो 0 होती है। वो कैसी होती है बेटा? वो 0 होती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और साथ में इसमें हम वोल्टेज को भी पढ़ रहे होंगे। देखो, रूट मीन का मतलब क्या है? अभी हमने एवरेज वैल्यू देखी, जो कि कैसी है? कंप्लीट साइकिल में वो 0 है। तो इसलिए मतलब जो करंट, जो वोल्टेज हमारे घरों में आती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि 220 आ रही है, तो वो कौन है भाई? वो आरएमएस वैल्यू ही होती है। मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है, उसका जो पार्ट हमारे पास पहुंच रहा होता है घरों में, वो बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब हमें इसको किसी न किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे तो ही बता पाएंगे ना। तो यहाँ पे डीसी करंट से इसको कंपेयर किया गया है। देखिए, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल टू दैट अमाउंट, उस अमाउंट के बराबर होती है किसके? डीसी करंट के, जो क्या करे? विच प्रोड्यूसेस द हीटिंग इफेक्ट फ्लोइंग थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। मान लीजिए आप लोगों के पास एक रजिस्टर है। ठीक है, इस रजिस्टर में 5 सेकंड के लिए कोई एक करंट जा रहा है 5 एम्पियर, तो कुछ ना कुछ ये एक हीट जनरेट करेगा। ठीक है, ये डीसी करंट हम ले रहे हैं। कौन सा करंट ले रहे हैं? इसको डीसी करंट ले रहे हैं। तो भाई इतना ही टाइम, इतने ही रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक है, उतनी ही हीट जनरेट करे एसी का उतना पार्ट, एसी का उतना पार्ट। ठीक है, मतलब ऐसे होगा
कि कुछ एक परसेंटेज होगी हमारे एक्चुअल वैल्यू की। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे मैंने AC लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया DC। मान लीजिए DC ने कोई भी हीटिंग इफेक्ट जनरेट किया जिसको बोलते हैं 5 जूल बोल दिया हमने, मतलब इतनी हीट इसने जनरेट कर दी जिसको हमने 5 जूल बोल दिया। अब ध्यान से सुनो कि भाई AC का अब कितना करंट ले, मान लीजिए यहाँ पे कोई एक करंट है वो इतने की वैल्यू के बराबर ही हो, इसकी इतनी वैल्यू के बराबर हो कि वो 5 जूल ही जनरेट करे, तो उसे बोला जाता है RMS वैल्यू। ठीक है, तो RMS वैल्यू को किससे शो करते हैं, इसको शो करते हैं भाई IRMS से, मतलब करंट की। रूट मीन स्केयर वैल्यू या फिर इफेक्टिव वैल्यू भी इसको बोला जाता है या फिर वर्चुअल वैल्यू भी बोला जाता है। ये होती क्या है, जो मैक्सिमम करंट होता है, मतलब जो पीक वैल्यू होती है I0, उसका कितना परसेंट होती है, उसका 70.7% होती है। सेम आप लोग किसके लिए लिख सकते हैं, RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज के लिए लिख सकते हैं। तो VRMS इज इक्वल टू कितना होगा, 0.707 V0 होगा। तो VRMS इज इक्वल टू 7.07% ऑफ V0। क्लियर है, मतलब जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा उसका लगभग 71% हमारे पास पहुंच रहा होता है। मतलब जो 220 सप्लाई है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन, जो मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है उसका 71% हमारे पास आता है, मतलब 100% नहीं है। समझ रहे हो इस चीज़ को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है देखिएगा, आगे हमारे पास आता है AC वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर। हम AC वोल्टेज लगा रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ एक रजिस्टर के अक्रॉस। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये रहा आप लोगों के पास रजिस्टर, ठीक है, और ये रहा एक सोर्स। ये कौन है, एक सोर्स है। ये सोर्स क्या करेगा, ये सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगा। कहाँ पर, इसके टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है, देखिए we consider a source which produces sinusoidally varying potential difference across its terminal. This potential difference also called as voltage. AC वोल्टेज भी इसको बोला जाएगा। तो इसको कैसे गिवन किया गया, इसको गिवन किया गया V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी से, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी से किया गया। ठीक है, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो भाई सिंपल तरीका है, या तो आप इसके अंदर क्या कौन सा रूल लगा दो, या तो आप इसके अंदर KCL सेकेंड लॉ लगा दो, जिसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, लूप रूल बोलते हैं। कौन सा लूप बोलते हैं भाई, सॉरी कौन सा रूल बोलते हैं, लूप रूल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, या फिर हम सिंपल ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं कि जो V होता है वो किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। ठीक है, तो वही तरीका यहाँ पे देखिए, VM साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या है, IR के बराबर है। मतलब अगर मुझे यहाँ की पोटेंशियल लिखनी है, क्योंकि भाई जो यहाँ पे पोटेंशियल होगी वही तो यहाँ पे जा रही होगी, क्योंकि एक ही कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस कितनी हो सकती है, IR से हो सकती है। तो यहाँ से हमने I निकाल लिया। जब I हमने निकाला तो यहाँ पे बना VM/R और साइन ओमेगा टी। ये जो VM/R है ये कौन है, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और रेजिस्टेंस है। तो क्या बन जाएगा, ये करंट बन जाएगा। कौन सा, पीक करंट, जिसको IM भी लिख सकते हैं। तो वही लिखा हमने कि VM/R जो है वो IM हो गया है। सो ये बन गया I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी आप लोगों के पास आ चुका है। साइन ओमेगा टी आप लोगों के पास आ चुका है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में आपको जो ये एंगल है, मतलब जो ओमेगा टी है वो सेम है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो देर इज नो फेस डिफरेंस, देर इज नो फेस डिफरेंस। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट है वो कैसे हैं, एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट है वो कैसे हैं, वो फेस में है भाई। वोल्टेज एंड करंट्स आर इन फेस विद ईच अदर। रजिस्टर के केस में दोनों सेम फेस में होते हैं। तो इनकी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं कि ये रहा आप लोगों के पास वोल्टेज और ये रहा आप लोगों के पास करंट। ये बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं। कॉमन सी बात है कि करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लो होगी, और वोल्टेज की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, हाई होगी हमारे पास। ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब एक चीज़ हम पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम। क्या पढ़ेंगे, फेजर डायग्राम पढ़ेंगे। तो इस फेजर डायग्राम को पढ़ते हैं, बट इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है ये, फेजर इज ए वेक्टर। क्या होता है, ये एक वेक्टर होता है विच रोटेट अबाउट द ओरिजिन। मतलब जो किस तरीके से रोटेट करता है, ओरिजिन के हिसाब से रोटेट करता है। मतलब अगर आपको क्लॉकवाइज जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना, मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और कितनी स्पीड से, एंगुलर स्पीड ओमेगा से, एंगुलर स्पीड ओमेगा से ये मूव करता है। अभी हमने क्या किया कि यहाँ पर एक एक्सिस लिया, यहाँ पर एक एक्सिस लिया। यहाँ पे क्या है, हमने कहा कि
v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू इज वी एम साइन ओमेगा टी है, मतलब किसी न किसी एक एंगल पे हमें वोल्टेज मिल रहा है। तुमने पहले देखो ये v बनाया हुआ है जो किसी न किसी एक एंगल ओमेगा टी पर है, या T1 लिख सकते हो, नाम है वो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब करंट कहाँ जा रहा है, करंट की इक्वेशन भी सेम है, कि I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, मतलब यही फेस है, तो सेम फेस में दिखा रखा, देखो दो एरो बने हुए थे। ठीक है, तो ये होता है फेजर डायग्राम शो करने का तरीका होता है। यहाँ पर हमें क्या चीज़ सीखने को मिली कि करंट और वोल्टेज सेम फेस में होते हैं, किसके अंदर, रजिस्टर के केस के अंदर। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। पहले डायग्राम देख लो, ये देखिए पूरे का पूरा डायग्राम है, यहाँ पे एक इंडक्टर जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए तो अभी हम पढ़ रहे हैं किसको, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। सबसे पहले हमने एक इंडक्टर लिया जिसकी इंडक्टेंस कितनी है, कैपिटल एल है। ये एक सोर्स है, कौन सा सोर्स है, ये एसी सोर्स है। कौन सा सोर्स है भैया, ये एसी सोर्स है। एंड सारे के सारे जो डायग्राम है बेटा यहाँ पे, वो सारे के सारे डायग्राम आपके एनसीईआरटी से लिए गए, ताकि तुम पहले से ही इनसे फेमिलर हो जाओ, और जब पेपर दो तो तुम्हें कुछ अलग ना दिखे, मतलब अलग डायग्राम ना दिखे वहाँ पर। ठीक है, चलिए तो भाई सिंपल सा तरीका है वही, कि हमें क्या करना है, यहाँ पे KCL2 लगा देना है। कौन सा लो लगा देना है, KCL सेकंड लगा देना है, यहाँ पे सेकंड लो दिख रहा है। चलो, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या करते हैं, लूप लेके चलते हैं, ये क्लोज रास्ता बनाते हैं, और फिर इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो लिखते हैं, जो कि कितनी है, वी एम साइन ओमेगा टी है, और फिर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है उसको लिखते हैं। अब ये है क्या, ये है आप लोगों के पास कौन भैया, ये है आप लोगों के पास इंडक्टर, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, और एक ईएमएफ बनेगा, और वो उल्टी डायरेक्शन में बनेगा, जिसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ईएमएफ जो जनरेट होता है उसको किससे लिखते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी से हम लिख रहे होते हैं। तो उसको लिखा v माइनस एल डी आई बाई डी टी, किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, बराबर किया, तो v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी हो गया। v की वैल्यू हमारे पास ये रही, वी एम साइन ओमेगा टी हो गया। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, फिर हमने एल डी आई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी डी टी किया, और ये मिल गई किसकी वैल्यू, डी आई की वैल्यू। अब देखो स्मॉल वैल्यू हमें मिली है, छोटी वैल्यू हमें मिली है, तो अभी हमें क्या चाहिएगा, बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब टोटल वैल्यू, वी हैव टू फाइंड द टोटल वैल्यू। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें टोटल वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। आप इस तरीके से कर सकते हो कि स्टार्टिंग में जो करंट की वैल्यू है वो ज़ीरो है, एक मिनट, स्टार्टिंग में करंट की वैल्यूज कितनी है, ज़ीरो, बाद में कितनी है, करंट टोटल हो गया आई। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, कि साइन ओमेगा टी जो है उसके अकॉर्डिंग करिए, साइन ओमेगा टी है उसके अकॉर्डिंग करिए, और यहाँ पे टाइम लिमिट को लगा दीजिए, किसको लगाइए, टाइम लिमिट को लगा दीजिए। ठीक है, आपकी मर्जी है, सॉल्व करना है किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे मिला डी आई का आई, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस में बनेगी, तो माइनस कोस ओमेगा टी, और जो ओमेगा टी है उसको भी हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको लिख देंगे नीचे। ठीक है, तो अब भाई देखो माइनस वी एम बाई एल ओमेगा बन चुका है। भाई जो एल ओमेगा होता है उसको हम एक्सएल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सएल। व्हाट इज एक्सएल, एक्सएल इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर, उसको एक्सएल बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय किससे, एक्सएल से। इसको एल ओमेगा से मतलब इसकी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं एल ओमेगा से। तो देखो भाई, अगर हम माइनस कोस ओमेगा टी जो है उसको साइन बनाना चाहें तो उसको कैसे लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू से हम लिख रहे होंगे। तो इसको हमने यहाँ पे रखा, तो हमारे पास आ गया दिस। ठीक है, अभी देखो वी एम बाई एक्सएल है, मतलब वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। तो यहाँ पे आ गया करंट। तो देखो ये बन गई आप लोगों के पास करंट की इक्वेशन, जिसको बोलते हैं I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आई एम जो है वो कौन है, वी एम बाई एक्सएल है। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ सीखने को मिली है कि आपका जो करंट है वो देखो उसका फेस माइनस है, माइनस पाई बाय टू है, मतलब वोल्टेज से पीछे रह रहा है। अब ये बोल सकते हो कि वोल्टेज लीड कर रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही बात कर रहे होंगे अभी। देखो यहाँ पे करंट क्या है, लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय टू। ठीक है,
लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। एंड जो हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पे देखा जो कि एक्सएल है, उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट होगी हमारे पास ओहम। क्या यूनिट होगी भैया, ओहम यूनिट हमारे पास होने वाली है। तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो देखो भैया, ये एक एक्सिस लिया जिसपे ओमेगा टी पे हमें कौन मिल रहा है, वोल्टेज मिल रहा है, जो कि हम पहले इक्वेशन में देख चुके हैं, ये रही ओमेगा टी। अब करंट ओमेगा टी से पीछे मिल रहा है माइनस पाई बाई 2, तो यहाँ से माइनस पाई बाई 2, तो ये इधर हो गया आपके पास कितना, तो ये फेजर डायग्राम हो गया, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। ठीक है, चलिए। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होती है, अभी पहले भी बता दिया, एक तरह से ये रेजिस्टेंस है, मतलब ऑपोजिशन है, ऑफर्ड बाय किससे, इंडक्टिव सर्किट से। देखो इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव सर्किट का ये मतलब होता है कि उस सर्किट में सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, और किसको ऑपोजिशन देता है, ये फ्लो ऑफ करंट को। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक्सएल जो होता है वो एल ओमेगा लिखा जाता है, और ओमेगा जो होता है वो 2 पाई फ्रीक्वेंसी लिखा जाता है। अगर हम डीसी के केस में देखें तो डीसी के केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है, तो इसका मतलब एक्सएल हो गया कितना, 0। मतलब अगर हम डीसी करंट पास करना चाहते हैं तो कोई भी रुकावट नहीं है, तो इसका मतलब इंडक्टर में से डीसी करंट इजीली पास कर जाएगा। लेकिन अगर हम एसी का केस लें तो फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, तो एक्सएल क्या होगा, वेरी लार्ज वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो 2 पाई साथ में 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, साथ में जो एल की वैल्यू होगी कुछ भी 5 मिली हेनरी, ये सॉरी नॉट मिली हेनरी, कुछ भी जो वैल्यू होगी वो आप लोगों के पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मतलब 5 ना हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, कितनी भी वैल्यू हो। ठीक है, तो इसका मतलब है जो इंडक्टर है वो किसको पास करता है, सिर्फ डीसी को पास करता है। ओके, अब चलते हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर। देखो भाई, अब हमने यहाँ पे क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, इस कैपेसिटर पे क्या लगी है, एक वोल्टेज लगी हुई है, एसी सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है। ये कौन है, ये है एसी सोर्स है आप लोगों के पास, ये कौन है, एसी सोर्स आप लोगों के पास। ओके, अब ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से सुनना कि एक चीज इन्होंने बोली है कि ये हो गया एसी सोर्स, तो वही है कि एक वोल्टेज बना रहा होगा अपने मतलब कहाँ पे, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो वो वोल्टेज हमने लिख दी, जिसको हम किससे लिख रहे हैं, वी एम साइन ओमेगा टी से हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना भाई, हमें पता है कि जो सी होता है वो होता है क्यू बाय वी। अगर हम वी लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, क्यू बाय सी होगा, तो हम इसको इजिली ऐसे लिख सकते हैं, इजिली लिख सकते हैं। तो हमने वही लिखा है, देखो v इज इक्वल टू क्यू बाई सी, वी की वैल्यू इज कितना, वी एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से हमने क्यू निकाल लिया। हम यहाँ पे चार्ज क्यों निकाल रहे हैं, हम चार्ज इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो कैपेसिटर है वो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। कैपेसिटर क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, अगर हम कैपेसिटर के ऊपर के चार्ज की बात करें तो वो कौन सा होता है, जो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज होता है वो कैपेसिटर का चार्ज होता है। अगर नेट चार्ज की बात करें तो वो 0 होता है। ठीक है, कितना होता है, 0 होता है। तो भैया अब हमें अगर करंट निकालना है तो हम I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन किसकी होगी, साइन की, तो वो किस में बनेगी, कोस में। साथ में एंगल की होगी तो वो ओमेगा आ जाएगा, साथ के साथ रखा जाएगा। अब ध्यान से देखो, जो सी और ओमेगा है उसको मैंने ऐसे लिख दिया, वी एम कोस ओमेगा टी, और नीचे जो है 1 बाई सी ओमेगा लिख दिया, क्योंकि 1 बाई सी ओमेगा जो है, ये सी ओमेगा घूम के ऊपर ही आना है और ये फॉर्म बननी है, तो ये गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है। तो 1 बाई सी ओमेगा को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, एक्स सी लिखता हूँ। कितना लिखता हूँ, एक्स सी लिखता हूँ। एक्स सी कौन है, एक्स सी इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर। ओके, चलो जी। अब देखो बेटा, इस वी एम बाय के नीचे हो गया एक्स सी, जो कि रेजिस्टेंस है, मतलब वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इज करंट, जिसको हमने किससे लिख दिया, आई एम से। कोस ओमेगा टी आ चुका है। कोस को अब साइन कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमारी वोल्टेज साइन की फॉर्म में है, तो इसको भी साइन की फॉर्म बना लेते हैं। तो ये हुआ साइन, साइन। अब ये प्लस का है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस पाई बाय 2 आप लोगों के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखी कि v था हमारे पास कितना, वी एम साइन ओमेगा टी, और i हमारे पास कितना है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। इसका मतलब है करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। क्या है, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2 से। ओके, चलिए। अब अगर हम बात करें एवरेज पावर सप्लाइड टू एन कैपेसिटर ओवर वन कंप्लीट साइकिल, तो वो 0 होती है। कैसे होती है वो आपको लास्ट में पता लगेगा जब हम पावर इन एन एसी सर्किट को पढ़ रहे होंगे। ठीक है,
चलिए, तो ये फेजर डायग्राम है, इसको कर लीजिएगा। और ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो भैया आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। बात करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन की। तो मैंने बता दिया ये क्या है, ओपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर या कैपेसिटिव सर्किट। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी कि एक्स सी क्या होगा, 1/ओमेगा सी होगा या सी ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू इज कितनी? 2 पाई फ्रीक्वेंसी। ओमेगा की वैल्यू इज कितनी? 2 पाई फ्रीक्वेंसी है, तो सी हो गया। अगर हम डीसी की बात करें तो एक्स सी क्या बनेगा, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो क्या बनेगा? इनफाइनाइट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होगी डीसी के केस में जीरो जीरो, तो समथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पे डीसी पास नहीं होगी, डीसी कांट पास थ्रू कैपेसिटर। तो हमें दो चीज़ें पता लगी, दो नहीं हाँ मतलब तीन चीज़ें पता लगी हैं। एक तो हमने क्या पढ़ा कि डीसी पता लग गया कि वो इंडक्टर से इजीली पास होगा। दूसरा हमें पता लग गया कि एसी पास होगा किससे? कैपेसिटर से। तीसरा हमें यहाँ पे इसमें पता लगा है कि जो आपके पास कैपेसिटर होता है उसमें करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करती है। चलिए, फिर दो डेफिनेशन आती हैं छोटी छोटी, जो कि पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसको हम एडमिटेंस बोलते हैं और जिसको हम एक ससेप्टेंस होती है। एडमिटेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस अभी हमने नहीं पढ़ा क्योंकि इसके बाद आ रहा है हमारा एलसीआर सर्किट, तो उसी में हम इसको पढ़ रहे होंगे। एक होता है ससेप्टेंस जो कि रेसिप्रोकल होता है किसका? रिएक्टेंस का। मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा इज ससेप्टेंस। जैसे कंडक्टेंस होता था तो वैसे ससेप्टेंस होता है, बट यहाँ पे रिएक्टेंस तो हमने दो पढ़ी है ना, एक इंडक्टिव था और एक कैपेसिटिव था। तो हम यहाँ पे ससेप्टेंस भी दो पढ़ रहे हैं। इंडक्टिव ससेप्टेंस जिसको हम बोलते हैं एस एल, क्या होगा? 1/XL होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। तो इंडक्टर की रिएक्टेंस इज एक्सएल होती है तो उसको रेसिप्रोकल कर दिया, और कैपेसिटर की जो होती है वो एक्स जी होती है तो उसको भी रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, तो ये हो चुका आप लोगों के पास बेसिक बेसिक कर लिया हमने। और एसी अप्लाइड थ्रू ए रजिस्टर कर लिया ओनली, और कैपेसिटर ओनली कर लिया, इंडक्टर ओनली कर लिया, छोटी छोटी डेफिनेशंस कर लिए, फेजर डायग्राम कर लिया। अब चलते हैं एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, एक सीरीज एलसीआर सर्किट हमने बनाया जिसमें आर सी और एल सीरीज में लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक एसी सोर्स हमारे पास आ चुका है। क्या आ चुका है? एक एसी सोर्स हमारे पास आ चुका है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये कौन है? वी आर है। वी आर का मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर। वी सी इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। वी एल इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। क्योंकि सीरीज में वोल्टेज जो होगी वो क्या हो रही होगी, वो हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस डिफर होगी, मतलब अलग अलग होगी। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ इनको हम कैसे लिख सकते हैं? इनको लिख सकते हैं कि जो वी आर है वो आई आर है, जो वी एल है वो आई एक्स एल है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, और जो वी सी है वो आई एक्स सी है। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। रजिस्टर का, जिसमें हमने पढ़ा था कि वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं। फिर हमने पढ़ा इंडक्टर जिसमें वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है। फिर हमने कैपेसिटर पढ़ा जिसमें करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करती है। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और यूज करके हमने यहाँ पे बना लिया एक कॉमन फेजर डायग्राम। क्या बना लिया? ये एक कॉमन फेजर डायग्राम हमने यहाँ पर बना लिया। देखो भाई, इस कॉमन एक्सिस पे हमने क्या किया? एक आई लिया। जब मैं वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर लिख रहा हूँ तो मुझे पता है इस करंट के साथ ही वोल्टेज जा रही होगी रजिस्टर की, हाँ, तो इसको वी आर लिख दिया। अब करंट को लीड करती है वोल्टेज किसके केस में? इंडक्टर के केस में, तो मैंने उसको इधर बना दिया और ये वी एल लिख दिया। ठीक है, और कैपेसिटर के केस में लैग करती है तो वो नीचे की तरफ हो गई। अब एक वैल्यू ऊपर है पॉजिटिव में और एक वैल्यू है नेगेटिव में, तो उसकी वैल्यू कहाँ आएगी? उसकी वैल्यू ऊपर ही आने वाली है, तो इसका मतलब वी एल माइनस वी सी है जो वो ऊपर ही आएगा। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया, अब हमें एक ये मिल चुका है और एक ये मिल चुका है, तो इसलिए हम यहाँ पे रिजल्टेंट इजिली निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये गया आपका रिजल्टेंट। तो यहाँ पे देखो ये रिजल्टेंट कौन है? ये V है, मतलब रिजल्टेंट वोल्टेज हमें मिल गया। अब एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो ये वोल्टेज मिल रही है हमें किसी ना किसी एक एंगल पे मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज है वो लीड कर रही होगी, जो कॉमन वोल्टेज है, जो इफेक्टिव वोल्टेज है वो क्या कर रही है? यहाँ पे वो लीड कर रही है। क्या कर रही है भाई? लीड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा?
वी स्केयर वी आर के स्केयर प्लस वी एल माइनस वी सी के स्केयर के इक्वल होगा। इन सब की वैल्यूज़ को हमने रखा, ये देखिए जो कॉमन है उसको बाहर किया जो कि होगा आई स्केयर, ठीक है, और उसको नीचे लिखा। अब एक साइड बच गया आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्केयर, और यहाँ पे भी स्केयर बचता, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए वी बाई आई, तो इसलिए हमने इसका अंडर रूट कर दिया। एंड ये क्या है, वी इज द इफेक्टिव वोल्टेज मतलब टोटल वोल्टेज, रिजल्टेंट वोल्टेज, एंड आई इज द टोटल करंट। तो भाई टोटल वोल्टेज टोटल करंट, तो क्या बन गया, टोटल रेजिस्टेंस बनेगा, जिसको हम किससे शो कर रहे हैं, जिसको हम शो कर रहे हैं जेड से, और उसी को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। ये हो गया हमारे पास इम्पीडेंस। तो मतलब जेड क्या हो गया, जेड हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ऊपर है अंडर रूट। अब एक्सएल की वैल्यू हमें पता है जो कि क्या होती है, जो कि हमें पता है कि एल ओमेगा होती है, और एक्सी की वैल्यू हमें पता है 1/c ओमेगा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जेड को लिख सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या चीज़ मिली है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पे क्या करता है, लीड करता है किसको, करंट को बाय एन एंगल, एक एंगल से लीड करता है। तो आई होप कि इतनी चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ गई हैं। चलिए अभी देखो बेटा, अभी हम क्या करेंगे, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो सीरीज एलसीआर सर्किट होता है उसके केस में हम वोल्टेज को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव से लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसी तरीके से लिख सकते हैं, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होगा, और I को हम ऐसे लिख देंगे कि आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होगा। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो बात वही शो कर रहा है कि वोल्टेज लीड कर रही है, ठीक है ना। तो लिखने का तरीका है कुछ भी हो सकता है, तो वो पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है इसकी डायरेक्शन निकालनी है, एंड डायरेक्शन के लिए हमेशा आप क्या निकाल सकते हो, टेन निकाल सकते हो, टेंजेंट निकाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेंजेंट निकाला। टेंजेंट क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद मतलब परपेंडिकुलर, और नीचे आ जाएगा आप लोगों के पास बेस, तो ये परपेंडिकुलर इज वी एल माइनस वी सी बाई वी आर इज द बेस। तो फाइव निकाल लो तो टेन इनवर्स उधर हो जाएगा, और आप लोगों के पास ये आ जाएगी डायरेक्शन मतलब एंगल आ जाएगा, पता लग जाएगा वो कितने डिग्री पे है, 45 पे है, 35 पे है, 75, जितना भी जो भी एंगल होगा, ठीक है। बाकी वही है, एक्सेल की वैल्यूज को रख सकते हो आप, और मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये जो सर्किट हमने पढ़ा है, इस सर्किट में रेजिस्टेंस है आर, रेजिस्टेंस है कैपेसिटर का, रेजिस्टेंस है इंडक्टर का, तीन चीजों का रेजिस्टेंस है। अगर मैं फिर भी बोल दूं कि इस सर्किट में से हम मैक्सिमम करंट फिर भी ले सकते हैं, मतलब मैक्सिमम करंट फिर भी फ्लो कर सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे उस कंडीशन को। तो भाई एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वो कंडीशन होती है कि जब सर्किट में से मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा हो और उसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो, मतलब ड्यू टू सिर्फ रेजिस्टेंस, ओके, मतलब रजिस्टर की वजह से हो सिर्फ, तो वही चीज होती है आप लोगों के पास रेजोनेंस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं किसको, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्या होता है, ए सीरीज एलसीआर सर्किट इज said to be in the resonance condition when the current through it has its maximum value, कि जब करंट के पास एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, जब करंट के पास क्या होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो कंडीशन उसकी क्या होगी, रेजोनेंस होगी, ओके। तो अटेन करने के लिए हमें कुछ कंडीशन को पढ़ना है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे हमें ये कंडीशन मिलती है, मतलब करंट मैक्सिमम मिलता है। द फ्रीक्वेंसी एट विच द करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट अटेन्स ए पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड द नेचुरल वैल्यू, सॉरी नेचुरल, या फिर उसको हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन को अचीव करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए उसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या फिर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन है आप लोगों के पास, ये देखिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। अब एक्सएल जो है उसको लिखते हैं ओमेगा एल से, और एक्सी जो है उसको लिखते हैं 1/ओमेगा सी से। तो यहाँ से ओमेगा आर हुआ और ये 1/LC हो गया, क्योंकि ओमेगा इधर चला गया ना, ओमेगा का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हम इसका स्क्वायर खत्म करके यहाँ पे अंडर रूट लगा देते हैं, यहाँ पे कुछ एक आर भी लिख रहे हैं, ये नाम है, नोटेशन है और कुछ नहीं है, डरना नहीं है इस चीज़ से, नोटेशन है।
तो इसी को बोलते हैं हम क्या, रेजोनेंट, इसी को बोलते हैं हम रेजोनेंट। एंड जो ओमेगा आर है उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पाई फ्रीक्वेंसी से लिख सकते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को भी हमने आर लिख दिया, ठीक है। तो भैया जब यहाँ पे 2 पाई फ्रीक्वेंसी आर आएगा तो 2 पाई नीचे चला जाएगा, तो आप लोगों के पास आ गया दिस। इसी को बोलते हैं हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा आर को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब वो भी नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं अच्छे से। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे हमें रेजोनेंस की कंडीशन मिलती है, मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट हमें मिलता है। रेजिस्टेंस सिर्फ मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सिर्फ किसकी वजह से रह जाता है, रजिस्टर की वजह से रह जाता है। कैसे, सुनो भाई, अब सुनो ध्यान से। हमने लिखा एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ठीक है। तो जेड की जो वैल्यू थी वो क्या थी, आर स्क्र प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्र थी। अब इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई है तो ये तो जीरो हो गए ना, ये जीरो हो गए तो बचा क्या, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्र, तो आर इससे कट गया, तो इसका स्क्वायर इससे अंडर रूट से कट गया, तो आपके पास जेड इज इक्वल टू ओनली आर बचा। मतलब जो इम्पिडेंस है, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सिर्फ रजिस्टर की वजह से है। इसका मतलब अब तो करंट मैक्सिमम होगा, तीन चीजें लगी हुई हैं लेकिन एक की वजह से रेजिस्टेंस हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया भाई जेड इज इक्वल टू आर, मतलब जेड जो हो गया वो मिनिमम हो गया, और इसका मतलब करंट जो हो गया वो मैक्सिमम हो गया है। जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट होता है उसको हम असेप्टर सर्किट भी बोलते हैं, और हमारे पास एक पैरेलल सर्किट होता था पहले, सीरीज ये सीरीज एलसीआर हमने पढ़ा, बट पहले होता था पैरेलल एलसीआर सर्किट, जिसको हम क्या बोलते थे, रिजेक्टर सर्किट भी बोलते थे, बट इसको हम बोल रहे हैं क्या, असेप्टर सर्किट। एक चीज का ध्यान रखना, रेजोनेंस कहां पर अकर होगा, रेजोनेंस सिर्फ एलसीआर सर्किट में अकर होता है, ना तो एलआर में होगा और ना एलसी में होगा, समझ रहे हो, ना तो एलआर में होगा ना ही एलसी सर्किट के अंदर होगा, ठीक है। एलसी सर्किट के अंदर होगा क्योंकि एक्सएल अगर एक्सी के इक्वल हो गया तो फिर आर की जरूरत पड़ रही है, एलआर हो गया तो यहाँ पे एक्सएल एक्सी कैसे डिफाइन कर रहे होंगे फिर, तो इसका मतलब सिर्फ एलसीआर सर्किट में ही होगा। अब रेजोनेंस का मतलब क्या है कि एक पीक आ जाना, मैक्सिमम चीज आ जाना। जैसे अगर मैं यहाँ पे पहले करंट की बात करूँ तो वो करंट कैसे लिखेंगे हम, मैक्सिमम करंट को हम लिखते हैं आई नॉट सॉरी ई नॉट बाय आर से, ई नॉट बाय आर से हम लिखते हैं, ठीक है, मैक्सिमम करंट। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की अगर हम बात करें या फिर क्यू फैक्टर की बात करें, क्योंकि जो क्यू फैक्टर होता है वो हमें शार्पनेस के बारे में बताता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ से हट जाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। सुनिए अब ध्यान से, क्या होता है बेटा, अरे एक मिनट रुक, हम आ जाते हैं इधर, इधर आ जाते हैं, ठीक है? अब देखो ये पूरे का पूरा ग्राफ देख लो आप, ये पूरे का पूरा ग्राफ है। अब इस ग्राफ में मैंने क्या किया हुआ है भाई, इस ग्राफ में यहाँ पे आई नोट जा रहा है और यहाँ पे जा रहा है कौन, ओमेगा, कौन जा रहा है, ओमेगा जा रहा है। क्यों जा रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब हमने लिखा है कि आई नोट जो होता है वो क्या होता है, ई नोट बाय आर होता है। अगर आर की वैल्यू हाई है, अगर आर की वैल्यू हाई है तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा कि पहले करंट थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है बट ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज नहीं होगा, फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। और लो वैल्यू जब होगी तो ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। तो ये जो है ये पीक होते हैं इसके, ये मैक्सिमम वैल्यू शार्पनेस, ठीक है, वो डिपेंड किस पे कर रही है, आर पे डिपेंड कर रही है। किस पे डिपेंड कर रही है भैया, आर के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। चलो अपनी जगह आ जाते हैं अभी, तो ग्राफ मैंने समझा दिया तुम्हें, तो ध्यान से सुनना भैया। क्या कह रहा है ये, जो शार्पनेस होती है रेजोनेंस की वो किससे मेजर्ड होती है, वो मेजर्ड होती है एक क्वांटिटी से, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यू फैक्टर बोलते हैं। जो रेजोनेंस है वो क्या है, वो फ्रीक्वेंसी के सॉरी, जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जो हमने लिखी थी एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, इसमें आर नहीं है हमारे पास। देखो उन्होंने बोला द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, बट शार्पनेस जो है वो डिपेंड कर रही है आर के ऊपर, शार्पनेस जो है वो आर के ऊपर डिपेंड कर रही है। हम लोग ये मत सोचना कि अगर फ्रीक्वेंसी में आर नहीं आया तो तुम सोच रहे हो कि आर की जरूरत ही नहीं है, भाई आर की जरूरत है क्योंकि करंट आर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाय आर हुआ हमारे पास, ठीक है। अब चलते हैं क्यू फैक्टर पे। क्यू फैक्टर क्या होता है, द क्यू फैक्टर ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट में बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस या कैपेसिटर,
ठीक है, मतलब जो क्यू फैक्टर होता है वो एक रेशियो होता है किसका, कि ऊपर वोल्टेज ड्रॉप आए या तो एल के अक्रॉस या सी के अक्रॉस, और नीचे आए अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस में एल के अगर लिखूं तो उसको कैसे लिखेंगे, V इज इक्वल टू आई एक्स एल से लिखेंगे। ठीक है, आई इज इक्वल टू एक्स एल मतलब एल ओमेगा, ओमेगा इज द दिस। अप्लाइड को कैसे लिखेंगे, आई आर से लिखेंगे, टोटल करंट से लिख रहे होंगे ना, तो टोटल करंट इज आई आर एम एस, यही तो हमारे घरों में आता है। तो ये तो कट गया, रह गया कि आप लोगों के पास दिस, मेगा आर इज इक्वल टू एल बाय अंडर रूट, सॉरी नॉट अंडर रूट, बाय आर। अब ओमेगा आर की वैल्यू हमने पढ़ी है, वो कितनी होती है, 1 बाय अंडर रूट एल सी होती है। इसको पुट करेंगे यहाँ पे और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी, 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब देखो पता लग रहा है ना कि क्वालिटी फैक्टर में आर आ चुका है, आर जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर अगर ज़्यादा है तो शार्पनेस ज़्यादा है, अगर ये कम है तो ये क्या होगा, सॉरी, अगर ये कम है तो ये ज़्यादा हो रहा है, और ये ज़्यादा है तो ये कम हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं, पावर इन एन एसी सर्किट। देखिएगा ध्यान से, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें पावर इन एन एसी सर्किट, जिसको हम इस टॉपिक से भी पढ़ रहे होंगे, द पावर फैक्टर के नाम से भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, किस नाम से पढ़ रहे होंगे, पावर फैक्टर के नाम से भी हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन सा सर्किट है, मतलब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एलसीआर सर्किट के बारे में बात कर रहे हैं। एलसीआर सर्किट में हमने बात कर ली थी कि जो वोल्टेज है वो लीड करेगी, हमने यहाँ पे लिख दिया कि वोल्टेज लीड करती है करंट को कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो हम इस तरीके से इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं, मतलब वी को वी नॉट साइन ओमेगा टी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ये देखिए वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई को लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी से। ठीक है, समझ में आई चीजें। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होगी पावर की वो कैसे लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं हम इस तरीके से, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो V की वैल्यूज कितनी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यूज कितनी, आई की वैल्यूज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब देखो बेटा साइन और साइन ओमेगा टी, मतलब साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमें नहीं पता, बट हमें पता टू साइन ए साइन बी क्या होता है, वो ये होता है। इसलिए हम इसको टू की फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे टू से डिवाइड करेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे किया, देखिए P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट, टू से डिवाइड कर दिया और टू से मल्टीप्लाई कर, तो ये बन गया आप लोगों के पास कितना, ये बनेगा आप लोगों के पास दिस कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी। तो जब हम इसको ओपन करते हैं कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी को, तो हमें मिलता है दिस। ठीक है, तो ये हो गया P इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई टू कोस फाइव, फाइव कैसे भैया, ए की वैल्यू कितनी है ओमेगा टी प्लस ओमेगा, इसकी माइनस करना है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वाली चीज़ को जोड़ना है, तो ये कट जाएंगे तो फाइव ही बचेगा। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये मिलने वाला है। ठीक है, अब अगर हम इसको पूरे कंप्लीट साइकिल पे देखें या इसकी एक पूरी एवरेज वैल्यू निकालें, तो पूरे साइकिल पर, ये कंप्लीट साइकिल पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। कितनी वैल्यू होती है, ज़ीरो होती है। वो लिखा भी हुआ मैंने कि जो कोस टू ओमेगा टी माइनस फाइव होगा उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी, या इसकी एवरेज जो होगी पूरे एक साइकिल पे, वो कैसी होगी, ज़ीरो होगी बेटा। ठीक है, तो ज़ीरो होगी, ये वाला पोर्शन हट गया, बचा कौन, सिर्फ ये। इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, देखिए पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई टू कोस फाइव हो गया। ठीक है, ध्यान से सुनना, अब टू को मैं इस तरीके से लिख दूँ, अंडर रूट टू और अंडर रूट टू से लिख दूँ, सही रहेगा। हाँ मैंने ऐसे ही लिख दिया, वी नॉट बाई अंडर रूट टू, वी आई नॉट बाई अंडर रूट टू। तो भैया आर एम एस वैल्यू क्या होती है, अगर मुझे आई आर एम एस लिखना तो वो आई नॉट बाय अंडर रूट टू होगी, अगर मुझे वी आर एम एस लिखना तो वो भी क्या होगी, वी नॉट बाय अंडर रूट टू होगी। मतलब ये वैल्यू मेरे पास वी आर एम एस और आई आर एम एस है, तो यही मैंने यहाँ पे किया, इसको लिखा पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस एंड कोस फाइव। ठीक है, सो ये होता है आप लोगों के पास क्या, ये होता है आप लोगों के पास पावर एवरेज, मतलब जितनी पावर डिसिपेट होती है किसी एक एसी सर्किट के अंदर, मतलब एलसीआर सर्किट के अंदर, तो वो होती है दिस, मतलब पी एवरेज इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कोस फाइव होती है। यहाँ पे कुछ केस बनाए हुए हैं, पहला केस है रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि रेजिस्टिव सर्किट के केस में मैक्सिमम पावर डिसिपेट होती है, मतलब मैक्सिमम डिसिपेशन होता है।
क्यों? क्योंकि उसके केस में करंट एंड वोल्टेज के बीच में जो फेस एंगल होता है वो जीरो होता है एंड cos जीरो इज 1, तो कोई ना कोई एक मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही है वी आर एम एस आई आर एम एस। अगर हम इंडक्टर की बात करें या कैपेसिटर की बात करें तो उसके केस में हमारे पास कोई भी पावर डिसिपेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों के केस में वोल्टेज एंड करंट में 90 डिग्री का एंगल होता है और कोस पाई/2 या 90 डिग्री कितना होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव हो तो पावर डिसिपेशन नहीं होना। जब पावर डिसिपेशन नहीं होता तो उस टाइम जो हमें करंट मिलता है उसको बोलते हैं वोल्टलेस करंट। कौन सा करंट बोलते हैं? वोल्टलेस करंट हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा केस है एलसीआर सीरीज सर्किट। बेटा एलसीआर सीरीज सर्किट में अभी हमने पढ़ा कि रजिस्टर में वोल्टेज करंट सेम फेस में होते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर में नहीं होते। तो इसका मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर में तो हो नहीं रहा है डिसिपेशन, तो किसकी वजह से हो रहा है? आर की वजह से हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे डिसिपेशन होगा रजिस्टर की वजह से होगा और वही हमारे पास मैक्सिमम होगा, वही हमारे पास क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, चलिए और अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस भी भाई यहाँ पे पढ़ तो लिया, क्योंकि सी और एल उनके बीच में तो हो ही नहीं रहा, सिर्फ रजिस्टर के केस में हो रहा है। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेशन कब कब होता है? सिर्फ रजिस्टर के लिए होता है। अगर कोई रेजोनेंस बोल रहा है तब भी होता है, क्योंकि रेजोनेंस में जो टोटल जेड होता है वो सिर्फ आर की वजह से होता है। समझ में आया? तो ये होता है पावर डिसिपेशन। कैसे था ये पावर डिसिपेशन, ये हमने आज पढ़ लिया, देख लिया। ठीक है, और इसके बाद अभी हम पढ़ते हैं भाई वोल्टलेस करंट। वोल्टलेस करंट क्या होता है इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए तो व्हाट इज वोल्टलेस करंट? अभी मैंने बोला था ना, जब करंट किसी सर्किट में ऐसा हो कि जो उसके द्वारा एवरेज पावर जो कंज्यूम्ड हो रही है वो कैसी हो? जीरो हो। द करंट इन एन एसी सर्किट इज सेड टू बी वोल्टलेस इफ द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज जीरो। द करंट इन एन एसी सर्किट इज सेड टू बी वोल्टलेस। किसी भी सर्किट के अंदर जो करंट होगा उसको वोल्टलेस तब बोला जाएगा जब जो एवरेज पावर कंज्यूम्ड होगी किसी भी सर्किट में वो कैसी हो? जीरो हो। कैसी हो भाई? वो जीरो हो आप लोगों के पास। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आता है पावर फैक्टर। वैसे तो हम पावर फैक्टर को डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये R/Z होता है। मतलब कोस फाई जो हमारे पास आया था P इज इक्वल टू VRMS IRMS, और कोस फाई के अंदर जो आया था, ठीक है, इसमें इस कोस फाई को ही हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर बोलते हैं। इसमें इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर हम बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो भी ध्यान से, पावर फैक्टर इन एक्चुअल किसका रेशो होता है? ये रेशो होता है भैया किस किस का? ट्रू पावर का और टू द एपरेंट पावर। एपरेंट पावर कौन सी होती है भाई? जो अभी हमने पढ़ा है VRMS और IRMS, वो होती है हमारे पास एपरेंट पावर, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ। ओके, और जो आप लोगों के पास ट्रू पावर है वो कौन है भाई? एपरेंट पावर में जब कोस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो ट्रू पावर बन जाएगी। तो ये ट्रू पावर बाय एपरेंट पावर है। तो VRMS IRMS कोस फाइव बाय VRMS IRMS है। ये कट गया, बचा कौन? कोस फाइव। तो कोस फाइव को हम R/Z से भी लिखते हैं। तो ये हो गया आप लोगों के पास पावर फैक्टर, एंड इसी की हेल्प से हम पावर कंज्यूम्ड बता रहे होते हैं। तो लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि थ्योरी पेपर होता, तो हम क्या कर सकते थे कि थ्योरी आती है, इसकी डायग्राम्स आते हैं, तो अभी कुछ ज़्यादा नहीं आने वाला इसमें से। इसका सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या फिर कहाँ पर ये यूज़ होता है इस तरीके का कुछ आ सकता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या होता है अभी? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एक मिनट भैया, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, यहाँ पे। एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, विच इज आइदर यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज इन एन एसी सर्किट। किसी एक एसी सर्किट में वोल्टेज को इंक्रीज और डिक्रीज करना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, थ्रू म्यूचुअल इंडक्शन, सॉरी नॉट उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। सुनो भी ध्यान से सुनो। एक डिवाइस है जो क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करता है किसी एक एसी सर्किट में म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल से या म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिना से। तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि ये जो म्यूचुअल इंडक्शन है ये प्रिंसिपल है इसका। ये कौन है इसका? ये प्रिंसिपल है। ओके, अब ये बना किससे होता है भाई? ए ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल वाउंड ऑन द सेम कोर। मतलब चाहे हम ये एग्जांपल लें चाहे ये लें, तो एक सेम कोर होता है, उस सेम कोर पे दो कॉइल्स लिपटी होती हैं, वाउंड होती हैं, जैसे ये
ये देखिएगा, एक कॉइल ये लगी हुई है और एक ये लगी हुई है। तो पहली जो कॉइल है लिपटी है, इसको हम प्राइमरी बोल रहे हैं, इसको सेकेंडरी, मतलब जिसमें से इनपुट दे रहे हैं वो प्राइमरी, जिसमें से आउटपुट ले रहे हैं वो सेकेंडरी। ठीक है, देखिए द कॉइल कनेक्टेड टू इनपुट इज कॉल्ड प्राइमरी वाइल द अदर कनेक्टेड टू आउटपुट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। अब होगा क्या वर्किंग को अगर हम समझे तो इन्होंने बोला है एन अल्टरनेटिंग करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी, प्राइमरी में से एक अल्टरनेटिंग करंट जा रहा है, ए कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग फ्लक्स थ्रू द कोर, क्या करता हो, क्रिएट होता है। जो ये अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है प्राइमरी में से, ये क्या क्रिएट करता है, कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग फ्लक्स पास करता है जो सेकंड कॉइल के साथ लिंक होगा, ये तो म्यूचुअल इंडक्शन है। दिस चेंजिंग फ्लक्स इंड्यूस एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ इन द सेकेंडरी, सेकेंडरी के अंदर ये आ जाएगा। देखो यहाँ से करंट गया, ठीक है, वो करंट कैसा है, अल्टरनेटिंग करंट जब पास हो रहा है, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, फ्लक्स बना रहा है और वो फ्लक्स इसके साथ अटैच हो रहा है, इसके अंदर भी ईएमएफ आ जाएगा क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है, अब देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर जितना फ्लक्स बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, वो टर्न्स में बन रहा है, तो वही फ्लक्स तो यहाँ पे जा रहा है। तो हमने यहाँ पे बोल दिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो क्लोज कर्व होते हैं, क्योंकि एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पे जाती हैं और फिर अंदर भी वो मूव कर रही होती हैं। द फ्लक्स पर टर्न, फ्लक्स जो बन रहा है प्राइमरी में पर टर्न्स इन द प्राइमरी किसके इक्वल होगा, वो फ्लक्स पर टर्न्स के बराबर होगा इन द सेकेंडरी के। मतलब ऐसे आप बोल सकते हो कि 5p इज बाई एन एस, 5p बाई एन एस इज इक्वल टू 5s बाई एन एस। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, देखो बेटा जितना फ्लक्स यहाँ पे बन रहा है इसके टर्न्स में, उतना फ्लक्स यहीं पे तो ही बनेगा, तो वही तभी इक्वल लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब सुनो भाई ध्यान से, जो फाई है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो फाई है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस फाई को मैं चेंज की फॉर्म में लिख रहा हूँ, मतलब चेंजिंग ये हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो मैं इसको डी फाई बाई डी टी और डी फाई बाई डी टी से लिख रहा हूँ, एक बार पी है और एक बार एस है। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, जो ई होता है हमारे पास वही तो डी फाई बाई डी टी के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स होगा वही तो ईएमएफ बनाएगा। तो भाई ये जो डी फाई पी बाई डी टी है और ये जो डी फाई एस बाई डी टी है, यही हमारे पास ईएमएफ बना रहे होते हैं। ये प्राइमरी में बनाएगा, ये सेकेंडरी में बनाएगा, तो इसलिए इसको हमने लिख दिया ई एस और सॉरी ई पी, और इसको लिख दिया हमने ई एस। तो ये बन गया ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। ठीक है, अब जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होते हैं हमारे पास, उनमें क्या माना जाता है कि नो लॉस ऑफ पावर होता है। इसका मतलब है कि जो पावर इनपुट है वो पावर आउटपुट के बराबर होगी। तो इनपुट पावर को कैसे लिखते हैं, ई एस आई एस ई पी आई पी से लिख सकते हैं। सॉरी, ये वाला जो है आप लोगों के पास ये आउटपुट है और ये इनपुट है क्योंकि प्राइमरी का है। अब बेटा देखो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि आइडियल माना है, आइडियल का मतलब नो पावर लॉस यहाँ पे। ठीक है, तो भाई ई एस बाई ई पी तो हमने पहले पढ़ लिया, वो किसके इक्वल है, एन एस बाई एन पी के इक्वल है। तो यहाँ से हमने ई एस बाई ई पी को ही निकाला, तो जब हमने यहाँ पे ई एस बाई ई पी को निकाला तो ये बन गया आई पी बाई आई एस। ये वाली चीज यहाँ पर लिख सकते हैं। हाँ, तो हमें एक रेशियो मिल गया जो कि क्या है, जो कि क्या है हमारे पास, एक मिनट इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, देखिए जो कि है ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। एंड 101% MCQ इन्हीं पे आने वाला और न्यूमेरिकल MCQ बनने वाला है। कौन सा MCQ बनने वाला भाई, न्यूमेरिकल MCQ बनने वाला है। ठीक है, अब यूज़ पूछ सकते हैं, ये कैसे यूज़ होता है, क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो ई एस बाई ई पी इज इक्वल टू आई पी बाई आई एस एन एस बाई एन पी। ध्यान से देखना, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, लेकिन करंट रिवर्स है। मतलब ईएमएफ और टर्न्स तो सेम लिखे जाते हैं, सेकेंडरी सेकेंडरी, बट करंट अगर आएगा तो वो प्राइमरी वाला लिखा जाएगा। इसी तरीके प्राइमरी प्राइमरी और ये करंट सेकेंडरी का। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आप लोगों के पास क्या, ये हो गया हमारे पास ट्रांसफार्मर का काम। अब आगे हम पढ़ते हैं कि हम दो ट्रांसफार्मर पढ़ रहे होंगे, एक होगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होगा हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा भाई, डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखो भाई अगर सेकेंडरी में टर्न्स ज़्यादा हैं किससे, प्राइमरी से, एज कंपेयर टू प्राइमरी, ठीक है, तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं।
अब स्टेप डाउन का मतलब है कि आउटपुट में टर्न्स कम होंगे, ईएमएफ कम होगा। तो भाई नंबर ऑफ टर्न्स अगर प्राइमरी में ज़्यादा है और सेकेंडरी में कम है तो वो स्टेप डाउन होगा। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये वोल्टेज को इंक्रीज करता है आउटपुट पे और करंट को रिड्यूस करता है। मतलब आप ये बोल पाओगे कि जो ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट कन्वर्टेड इनटू हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास जो डाउन है वो इंक्रीज कर देता है किसको, करंट को, वोल्टेज को रिड्यूस कर देता है। किस पे काम करता है, ये एसी पे काम करता है। ठीक है, और जो ये चीज़ है भाई ये एक ही साथ नहीं कर सकता। मतलब इंक्रीज डिक्रीज अगर आप एक ही टाइम पे मांगो ना कि एक ही टाइम पे इंक्रीज डिक्रीज करिए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो कैन नॉट इंक्रीज डिक्रीज वोल्टेज एंड करंट साइमल्टेनियसली। ठीक है, यहाँ पे कुछ पावर लॉस होते हैं, जैसे कि एक होता है एडी करंट, एक हिस्टैरिसीस लॉस, ये होते हैं जिनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इनको बोलते हैं एनर्जी लॉस के हिसाब से। तो एक होता है फ्लक्स लीकेज, एक होता है रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, एक होता है एडी करंट और एक होता है हिस्टैरिसीस। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। देखो फ्लक्स लीकेज का मतलब है कि प्राइमरी में फ्लक्स बना, वो सारे का सारा वहाँ पे 100% सेकेंडरी पे नहीं गया, तो वो थोड़ा सा फ्लक्स लीकेज हुआ। ठीक है, वो किसी भी मतलब पार्ट के साथ लिंक कर सकता है, मतलब कवर के साथ भी लिंक कर सकता है। जो ट्रांसफार्मर का कवर है तो इसलिए कवर में भी करंट बन सकता है। रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग, मतलब जो प्राइमरी वाइंडिंग हम ले रहे हैं, जो सेकेंडरी वाइंडिंग हम ले रहे हैं, उनका रेजिस्टेंस भी तो होगा जिसकी वजह से हीट जनरेट होगी करंट पास होने पर, तो वो एक लॉस है। तो इनको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं थिक वायर को यूज़ करके। और जो आपका फ्लक्स लीकेज है इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, एक ही जगह हम वाइंडिंग को कर दें। एक ही जगह का मतलब इस तरीके से अगर हम वाइंडिंग को कर दें कि एक ही जगह पे हम प्राइमरी लगा दें और एक ही जगह पे हम सेकेंडरी लगा दें, तो क्या होगा, जो फ्लक्स लीकेज होगी वो लगभग लगभग ज़ीरो हो जाएगी, लगभग लगभग। ठीक है, मतलब 101% तो आप नहीं बोलोगे, मतलब 99.9% जो है रिड्यूस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आता है एडी करंट। अब आप लोगों के पास जो ट्रांसफार्मर का कोर है कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये स्ट्रिप होती हैं जिनको लेमिनेट करके एक के ऊपर एक रखा जाता है और ये कोर बन जाता है। तो ये मास बॉडी है और इस मास बॉडी के अंदर एडी करंट बन सकता है। ठीक है, जो ये एडी करंट होगा तो वो हीटिंग इफेक्ट देगा, तो ये भी एक लॉस है। तो इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसको लेमिनेट करके रिड्यूस कर सकते हैं। दिस द इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय हैविंग ए लैमिनेटेड कोर। अब हिस्टैरिसीस क्या होता है भाई, एक बार क्या होता है कि इनपुट दे रहे होते हैं और फिर आउटपुट ले रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस में जो कोर है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में काफ़ी एनर्जी लगती है, एज ए हीट लगती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, जिसके पास लो हिस्टैरिसीस लॉस हो तो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो आउटपुट क्या होती है, ई एस बाई आई एस, ई पी बाई आई। परसेंटेज में लिखना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर हम आइडियली देखें, मतलब फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर देखें तो जो एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है, या फिर आप 1 भी बोल सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनके पास 70 से 90% ही होती है। ठीक है, कितनी होती है, 70 से 90% होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है प्रैक्टिकली। मतलब कोई भी इस यूनिवर्स में चीज़ अगर हम देखें तो वो 100% एफिशिएंट तो है ही नहीं है। अगर मैं तुम्हारी बात करूं, अपनी बात करूं, तो हम जितनी इनपुट दे रहे होते हैं उतना आउटपुट हम नहीं निकाल पाते। क्लियर है ना बच्चा। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों के पास चैप्टर नंबर जो आपका 7th अल्टरनेटिंग करंट का वन शॉट और एनसीईआरटी रिव्यू था ये। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और मैं ये बोलता हूँ कि इनको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और वही टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, उसको जरूर से ज्वाइन करना। नोट्स सारे के सारे वहाँ पर लिंक आपको मिल जाते हैं। पूरी टर्म फर्स्ट क्लास 12th फिजिक्स वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं जल्दी से हमारी नई वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।